स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी, एक ऐसा विषय जो आगामी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा विषय है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, यानी रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये विषय हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के खिलाफ एक निष्कासन प्रस्ताव मतलब रिमूवल मोशन लाने का नोटिस दिया था। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ क्यों, संविधान के अनुसार अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसमें किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है, और क्या इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहना सही है। हाँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अध्यक्ष के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए थे और क्या भारत के इतिहास में पहले भी कभी ऐसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान संदर्भ को समझते हैं। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई बजट सत्र के दौरान, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा चल रही थी। अच्छा। उस चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब का जिक्र करना चाहते थे। लेकिन वो किताब उस समय तक प्रकाशित नहीं हुई थी, है ना? जी बिल्कुल, वो एक अप्रकाशित किताब थी। हाँ। और इसी आधार पर अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया। किस नियम के तहत? उन्होंने नियम 349 का हवाला दिया। ये नियम कहता है कि आप सदन में किसी ऐसी चीज का हवाला नहीं दे सकते जो प्रमाणित ना हो। चूंकि किताब छपी नहीं थी तो उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता था। यहाँ तक तो ये एक प्रक्रियात्मक मामला लगता है। फिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि हटाने का प्रस्ताव लाने की नौबत आ गई? बात तब बिगड़ी जब विपक्ष ने इसे अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण रवैये के तौर पर देखा, और यहीं से पहला आरोप सामने आता है। सर, क्या आप बताएंगे कि विपक्ष के मुख्य आरोप क्या थे जिनकी वजह से ये प्रस्ताव लाने की बात हुई? हाँ, तो पहला और सबसे बड़ा आरोप था पक्षपातपूर्ण व्यवहार का। अच्छा। विपक्ष का कहना था कि एक तरफ उन्हें एक अप्रकाशित किताब का हवाला देने से रोक दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के एक सांसद निशाकांत दुबे को पूर्व प्रधानमंत्रियों पर व्यक्तिगत हमले करने और सदन में किताबें दिखाने की भी अनुमति दी गई। मतलब विपक्ष को लगा कि नियम सिर्फ उनके लिए है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं। एक तरह से दोहरा मापदंड। बिल्कुल। और इसके बाद सदन में जो हंगामा हुआ, उसके चलते 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। और ये दूसरा आरोप बन गया। जी, दूसरा आरोप था अनुचित निलंबन का। विपक्ष ने इसे अपनी आवाज को दबाने की एक तरफा कार्रवाई माना। और एक तीसरा आरोप भी था जो शायद सबसे गंभीर था, और वो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा था। हाँ, तीसरा आरोप था प्रधानमंत्री को एक एस्केप रूट मतलब बच निकलने का रास्ता देने का। वो कैसे? हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने परंपरा के खिलाफ जाकर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, और ऐसी खबरें आई कि अध्यक्ष ने उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सदन में न आने की सलाह दी थी। अच्छा। तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया कि अध्यक्ष को ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी मिल गई थी। उन्हें लगा कि ये प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों से बचाने की एक कोशिश है। तो ये 3 मुख्य आरोप थे: पक्षपात, अनुचित निलंबन और प्रधानमंत्री को कथित तौर पर बचाना। चलिए अब प्रक्रिया पर आते हैं। ये तो हो गए आरोप, लेकिन संविधान इसके बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, अब आते हैं इसके संवैधानिक प्रावधानों पर। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94C में दिया गया है। ये अनुच्छेद संख्या छात्रों को याद रखनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आर्टिकल 94C। सर, यहाँ एक सवाल है। अक्सर मीडिया में या आम बोलचाल में अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्या ये तकनीकी रूप से सही है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल्कुल नहीं है। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75 के तहत आता है और वो पूरी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाया जाता है। वो सरकार के बहुमत को चुनौती देता है, जबकि ये प्रस्ताव सिर्फ अध्यक्ष के खिलाफ है। और महाभियोग कहना? वो भी पूरी तरह से गलत है। हमारे संविधान में महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्हें
हटाया जाता है, यानी रिमूव्ड। और अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया तो उससे भी अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा की भूमिका होती है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ये इंटर प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसकी सही प्रक्रिया क्या है? पहला कदम क्या होता है? प्रक्रिया का पहला चरण है एक नोटिस देना। प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी होती है। और ये नोटिस किसे दिया जाता है? ये महासचिव को दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरा और बहुत जरूरी चरण आता है, जिसे कहते हैं सदन की अनुमति या लीव ऑफ द हाउस हासिल करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सदन की इजाजत लेनी पड़ती है, और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। तो ये समर्थन कैसे दिखाया जाता है? वोटिंग होती है? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जब प्रस्ताव पेश किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी उन सदस्यों को अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहते हैं जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं। अगर 50 या उससे ज्यादा सदस्य खड़े हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि सदन की अनुमति मिल गई है। अच्छा, तो 50 सदस्यों के खड़े होते ही प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार हो जाता है? जी, फिर उस पर चर्चा के लिए 1 दिन या कुछ घंटे तय किए जाते हैं, और चर्चा के बाद मतदान होता है। और सर, इस मतदान के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? क्या ये साधारण बहुमत है या कोई विशेष बहुमत? यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू आता है। इसके लिए प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है। प्रभावी बहुमत? हाँ, संविधान में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो है सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द हाउस। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं एक उदाहरण के साथ। ये प्रभावी बहुमत साधारण बहुमत से कैसे अलग है? बिल्कुल। देखिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। जी। अब मान लीजिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 13 सीटें खाली हैं, मतलब किसी सदस्य का निधन हो गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया या कोई अयोग्य हो गया। ठीक है। तो सदन की प्रभावी संख्या यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी 543 माइनस 13 यानी 530। अच्छा, तो कुल संख्या में से खाली सीटों को घटा दिया जाता है? बिल्कुल। और अब प्रस्ताव पास करने के लिए आपको इस 530 का बहुमत चाहिए, यानी 530 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 266 वोट। समझ गए। तो ये ना तो साधारण बहुमत है जो सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों पर निर्भर करता है, और ना ही पूर्ण बहुमत जो कुल 543 सीटों पर आधारित होता है। ये बीच का रास्ता है। एकदम सही। और ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ा एक और सवाल मन में आता है, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो उस समय अध्यक्षता कौन करता है? जाहिर है अध्यक्ष तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। संविधान इस बारे में बहुत साफ है। जब ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं? हाँ, उन्हें सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, एक सामान्य सदस्य की तरह। और मतदान, क्या वो वोट कर सकते हैं? हाँ, और यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। सामान्य स्थिति में अध्यक्ष सिर्फ मत बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देते हैं। जी। लेकिन इस स्थिति में वो प्रथम दृष्टया यानी पहली बार में ही एक सामान्य सदस्य के रूप में मतदान कर सकते हैं, पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत नहीं दे सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। अच्छा सर, यदि अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते तो उनकी जगह कौन लेगा? और वर्तमान 18वीं लोकसभा में तो उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली है। ये तो एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सामान्य परिस्थितियों में तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं, पर अब तो वो भी नहीं है। जी। तो चूंकि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो ये जिम्मेदारी सभापति तालिका पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के सदस्यों पर आ जाती है। ये क्या होता है? ये 10 सदस्यों का एक पैनल होता है जिसे अध्यक्ष द्वारा ही नामित किया जाता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो इस पैनल में से कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। तो सिस्टम में इसका भी इंतजाम है? बिल्कुल। सदन कभी भी बिना पीठासीन अधिकारी के नहीं रह सकता। चलिए अब थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। क्या भारत में कभी किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया से सफलतापूर्वक हटाया गया है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया जा सका है। लेकिन कोशिशें तो हुई हैं। हाँ, कोशिशें जरूर हुई हैं। सबसे पहला प्रयास तो 1954 में देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ ही हुआ था, लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया। और उसके बाद 1966 में सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ और फिर 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव लाए गए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। तो फिर यहाँ हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं।
अगर विपक्ष को पता है कि उनके पास आवश्यक संख्या बल यानी प्रभावी बहुमत नहीं है, तो फिर वो ये कदम उठाते ही क्यों है? ये तो एक तरह से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतीकात्मक विरोध। इसका असली उद्देश्य अध्यक्ष को हटाना होता ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि उनके पास नंबर नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? इसका मकसद होता है अध्यक्ष के आचरण को जांच के दायरे में लाना, उन पर एक नैतिक दबाव बनाना। अच्छा, जब आप प्रस्ताव लाते हैं तो आपके आरोप संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। आप आधिकारिक तौर पर सरकार के प्रति अपने असंतोष को दर्ज कराते हैं। और ये एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को भी दर्शाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अपना विरोध जता रहा है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये पद से हटाने की प्रक्रिया कम और पद की निष्पक्षता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ने की प्रक्रिया ज्यादा है। तो आज की चर्चा को अगर हम सारांश में देखें तो हमने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को समझा। हमने अनुच्छेद 94C, प्रभावी बहुमत की अवधारणा और इसे महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव से कैसे अलग किया जाता है, इस पर विस्तार से बात की जी। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ा है। सर, जैसा कि हमने चर्चा की, अध्यक्ष अक्सर सत्ताधारी दल से ही होते हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता पर हमेशा एक सवालिया निशान बना रहता है। क्या ब्रिटेन की एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष की जो प्रथा है, उसे भारत में अपनाना एक समाधान हो सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा और विचार करने योग्य प्रश्न है। वहां पर स्पीकर चुने जाने के बाद व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है और फिर अगले चुनाव में कोई पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती, ताकि वो पद दलीय राजनीति से ऊपर उठ सके। ये यूपीएससी मेंस के लिए एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सवाल हम अपने छात्रों के लिए छोड़ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें रिक्त यानी वेकेंट है। स्वधर्म आईएएस एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।